अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ्री कैम में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नोट्स बनाने का तरीका ये है कि जब आप कोई नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले आपने जो चंद चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है ताकि आपके लिए आसानी रहे नोट्स को पढ़ने में, नोट्स को सीखने में, समझने में। सबसे पहले जो है वो आप ऊपर चैप्टर का नंबर जो है वो मेंशन कर दें। ये बता दें कि कौन सा चैप्टर नंबर जो है वो आप बना रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो से भी चैप्टर के आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं उस चैप्टर का नंबर ऊपर मेंशन कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको जो है नोट्स पढ़ने के वक्त आसानी रहेगी। फिर आप जिस क्लास के नोट्स बना रहे हैं उस क्लास को भी मेंशन कर दें ताकि जब आप नोट्स उठाएं तो आपको पता चले कि आप जो है वो कौन सी क्लास के नोट्स पढ़ रहे हैं। ऐसे ना हो कि आपके जो है ना ये नोट्स मिक्स हो जाएं। फिर आप पेज नंबर जो है किसी एक कॉर्नर की तरफ मेंशन कर दें ताकि इससे आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जिस सफ़े पर मतलब कौन सा सफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये होगा कि आपसे सफ़े जो है ना वो शफल नहीं होंगे। उसके बाद आपने टॉपिक का नेम मेंशन करना है। जो भी टॉपिक आप बनाना चाहते हैं, जिसके नोट्स बनाना चाहते हैं, उस टॉपिक का नेम आपने मेंशन करना है। टॉपिक का नेम मेंशन करने के बाद ये टॉपिक का नेम आप इसलिए भी मेंशन करें कि आपको जो है वो आसानी रहे कि आप जिस टॉपिक को बनाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उस टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। आप ऊपर उसका नेम मेंशन कर दें। उसके बाद आपने जो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर वो डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने का तरीका ये होता है कि आप डेफिनेशन को ज़्यादा वाजे करके लिखें, उसको जो है वो आप कॉमास से मेंशन करें। डेफिनेशन को आप कॉमास से मेंशन करें, इससे ये होता है कि डेफिनेशन वाजे हो जाती है और जो भी आपने यहाँ बीच में इसका बॉडी ये जो भी डेफिनेशन लिखी होती है वो जो है आपको समझने में आसानी रहती है और वाजे भी होता है, पता भी चलता है कि ये आपने जो है वो डेफिनेशन लिखी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेफिनेशन है तो आप जो है वो उसको और करके लिखें। यानी आपने एक डेफिनेशन लिखी, एक डेफिनेशन लिखने के बाद और करके आप यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन मेंशन करें। और आप दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि इसको नंबर्स देकर मेंशन करें, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपको समझने में जो है वो आसानी रहेगी। फिर डेफिनेशन के बाद उस डेफिनेशन के हवाले से जो भी एग्जाम्पल हो आपके पास वो आपने एग्जाम्पल जो है वो इसके साथ मेंशन कर देंगे। और अगर एग्जाम्पल्स एक से ज़्यादा हैं तो आप उसको नंबर्स देकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर्स देकर भी मेंशन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होती है कि एग्जाम्पल के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी होती है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होती है जो उस एग्जाम्पल से रिलेटेड होती है, या वो ऐसी एग्जाम्पल होती है जो उस डेफिनेशन के मुताबिक अप्लाई हो रही होती है किसी चीज़ पर, तो आपने उसको जो है वो मेंशन करना है यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल में आपने उसकी डिटेल भी एक छोटे से पैराग्राफ की सूरत में लिख देनी है अगर उसकी कोई डिटेल मौजूद है तो। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है नोट्स में वो एक्सप्लेनेशन होती है। ये एक्सप्लेनेशन इस डेफिनेशन के हवाले से भी हो सकती है और ये एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के हवाले से भी हो सकती है। अब चाहे वो डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन हो या उस टॉपिक के नेम के हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन हो, वो आपने एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में लिखनी है। बाज़ औक़ात छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में आती है एक्सप्लेनेशन, बाज़ औक़ात टॉपिक या डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो याद करने में आसानी होती है, और अगर पॉइंट्स नहीं है, छोटे पैराग्राफ्स बनाए हैं, तब भी याद करने में आसानी होती है। लेकिन आप अगर उसको एक बड़े पैराग्राफ में लिख लो या उसको जो है वो आप एक साथ मेंशन कर दो तो इससे ये होता है कि आपको जो है वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बड़े पैराग्राफ्स को याद करना मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो आपने वो भी मेंशन करना है। बाज़ औक़ात केमिकल रिएक्शन होता है, बाज़ औक़ात जो है वो कोई उसकी एक्सप्लेनेशन की एग्जांपल होती है। अगर एक्सप्लेनेशन की एग्जांपल नहीं है तो कोई केमिकल फार्मूला होता है या किसी की कोई केमिकल प्रिपरेशन होती है, जो भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ है वो आपने जो है ना हेडिंग देकर उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर अगर उसके हवाले से आपके पास कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम भी जो है वो बनाकर आपने उसको लेबल करना है। लेबल लाजमी करना है, लेबल इसलिए करना है क्योंकि उससे जो है ना वो समझने में आसानी होती है और चीज़ जो है वो जल्दी याद भी हो जाती है। अगर डायग्राम की कोई एक्सप्लेनेशन है
तो आप जो है वो यहाँ पे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दें, और डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो है इसके सामने आपने जो भी डायग्राम बनानी है वो आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन आपने लिखी है वो इस डायग्राम के हवाले से लिखी है। इसके बाद कोई टाइप्स अगर हैं उसकी टॉपिक्स की, तो आपने जो है वो टाइप्स को मेंशन करना है। टाइप्स को मेंशन करना है। अगर टाइप्स नहीं है तो बाज़ औक़ात उसके हवाले से कोई फ्लो चार्ट होता है। अगर फ्लो चार्ट है तो आपने फ्लो चार्ट को मेंशन करना है, और अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स को मेंशन करना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, फिर टाइप्स के हवाले से अगर कोई एग्जांपल्स वगैरह है तो वो भी मेंशन करनी है। ये सारा जो है वो टाइप्स की बॉडी में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपने लास्ट में जो है ना वो इसकी यूजेस लिखनी। यूजेस लिखने के बाद यूजेस को आप पॉइंट्स में लिखें। यूजेस जितने पॉइंट्स में लिखेंगे आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और जो है वो आपको सीखने में भी आसानी होगी। आप आसानी से उसको याद भी कर पाएंगे। फिर अगर उसकी कोई ड्रॉबैक्स हैं तो आपने उन ड्रॉबैक्स को मेंशन करना है। ड्रॉबैक्स और यूजेस दोनों आप पॉइंट्स में मेंशन करें। जितनी चीज़ें आप पॉइंट्स में मेंशन करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो सहूलत होगी नोट्स को याद। ये तो जनरल मैंने आपको बता दिया था कि किसी एक टॉपिक का किस तरह से आप जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बाज़ औक़ात नोट्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही होती हैं, कोई उसकी प्रिपरेशंस आ रही होती हैं, कोई उसकी जो है ना मैकेनिकल प्रोसेस होता है। फिर उसके हवाले से उसके लिहाज से आप इसमें हेडिंग्स में कमी या ज़्यादती भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि टॉपिक्स में ड्रॉबैक्स नहीं होते या यूजेस नहीं होती, तो आप इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, और बास इसमें हेडिंग्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। ये तो एक जनरल चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी। बाज़ औक़ात ये होता है कि टॉपिक के हवाले से हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री जो होती है वो सबसे ऊपर मेंशन की जाती है, सबसे पहले हिस्ट्री मेंशन की जाती है अगर हो। लेकिन बहुत कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसकी जो है वो हिस्ट्री मौजूद होती है। अक्सर जो है वो टॉपिक्स डेफिनेशन से ही स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल देना लाजिम होता है, क्योंकि जो है ना एग्जांपल्स के बगैर बिल्कुल डेफिनेशन ऐसे होती है जैसे आपने आधी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब मैं आपको कुछ इसके सैम्पल्स बता देती हूँ कि किस तरह से जो ना हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या इस पैटर्न को सामने रखते हुए किस तरह से जो ना मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको सहूलत रहे समझने में। ये यूरिया की प्रिपरेशन है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। सबसे पहले क्लास मेंशन कर दी, क्लास 10 के नोट्स थे। फिर चैप्टर का नंबर मेंशन कर दिया, चैप्टर नंबर 8 थे, और ये 5 नंबर जो है वो पेज का मेंशन किया है, क्योंकि मेरे नोट्स जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। तो पहले जो है वो जिस पेज नंबर से कंटिन्यू थे, ये जैसे कंटिन्यू चल रहे थे, जो पेज नंबर आया वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। फिर यूरिया की इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन जो है वो चंद लाइनों में हमने बता दिया कि यूरिया जो है वो किस तरह से बना है, मतलब किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती है, या यूरिया का इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सा उसका 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन बताई। इसमें जो है ना मैंने डेफिनेशन को स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन नहीं थी। एग्जाम्पल को स्किप करना पड़ा, क्योंकि फिर एग्जाम्पल भी इसकी नहीं आई, एक्सप्लेनेशन भी इसमें चूँकि कोई नहीं है ख़ास, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग को भी स्किप करके डायरेक्ट हम इसकी प्रिपरेशन की हेडिंग पर आ गए। यूरिया की प्रिपरेशन चूँकि स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करने के लिए जो है ना हमने इसको फर्स्ट स्टेप लिया। फर्स्ट स्टेप का इसके साथ केमिकल रिएक्शन मेंशन कर दिया, क्योंकि ये स्टेप के साथ रिलेटेड था, इसलिए इसको अलग से हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं आई। इसी तरह से सेकंड स्टेप उसका केमिकल रिएक्शन, थर्ड स्टेप फिर उसका केमिकल रिएक्शन, फिर फोर्थ स्टेप और उसका केमिकल रिएक्शन। ये देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप के चूँकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थे, इसलिए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट्स में मेंशन कर दिए। पॉइंट्स में मेंशन करने का फ़ायदा ये होगा कि अब इसको याद करने में आसानी रहेगी। इसके बाद इसकी फ्लो शीट डायग्राम थी, यानी फ्लो चार्ट जिसको कह सकते हैं। फ्लो चार्ट था, तो फ्लो चार्ट से ज़रिए इसको मेंशन कर दिया। इससे ये होगा कि अब इसको समझने में आसानी रहेगी कि ये फ्लो चार्ट है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बना रहा है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप हो रहा है, फिर स्टेप के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में जो है ना वो किस तरह से मार्केट में जो है वो अवेलेबल होता है। ये सारा फ्लो चार्ट डायग्राम के ज़रिए जितनी भी हमने प्रिपरेशन पीछे पॉइंट्स देखे वो सारे के सारे इसमें मेंशन हो गए। इसके बाद लास्ट में जो है वो इसकी यूजेस आ गई। यूजेस चूँकि बहुत कम थी, इसकी 2 यूजेस थी, तो हमने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके लिख दिया। और इसी तरह से जितनी भी यूजेस होती हैं वो आपने पॉइंट्स की सूरत में लिख देनी है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी क्लास 10 के हैं, और पेज नंबर 1 दिया इसको यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया मैंने। और इसके बाद जो है ना चूँकि इसका टॉपिक भी यही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा, टॉपिक को मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट डेफिनेशन से शुरू किया। अब यहाँ पे आप देख लें इसकी 2 डेफिनेशंस थी। 2 डेफिनेशंस थी, दोनों डेफिनेशंस को मैंने कॉमास में लिखे हैं,
और इसको और करके लिखा है कि आप इन दोनों डेफिनेशंस को इजीली याद कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन दोनों डेफिनेशंस को पॉइंट्स में नंबर 1 और नंबर 2 करके भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखें हमारे पास हेडिंग्स, मैंने जैसे कहा था आपको कि स्किप भी कर सकते हैं और हम हेडिंग्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चूँकि हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखने के बाद हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट को जो है वो देखना था। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखने के लिए हमने क्या किया कि बाकी सारी चीज़ें स्किप करके सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट की हेडिंग दी। इन्वायरमेंट की हेडिंग देकर सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी थे। तो जो चीज़ इससे रिलेटेड थी उसके बाद वही चीज़ मेंशन की जाएगी। इसलिए हमने इन्वायरमेंट के जो है कंपोनेंट्स मेंशन कर दिए। 4 कंपोनेंट्स थे, चारों को पॉइंट्स में लिखने के बाद अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि हमें एटमॉस्फेयर के बारे में मालूम होता। फिर हमने एटमॉस्फेयर की 2 डेफिनेशंस थी, दोनों डेफिनेशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, ये भी और करके मेंशन कर दी। फिर इसकी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट थी जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड थी। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो मेंशन कर दिया। और जो हेडिंग्स थी दूसरी एग्जांपल्स वगैरह की, चूँकि उस इसकी यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, उससे पहले हमें डेफिनेशन ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने पहले इन चीज़ों को मेंशन कर दिया। और जहाँ तक रही हमारी एग्जाम्पल्स की बात, तो चूँकि जो है ना वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की कोई ख़ास एग्जाम्पल नहीं होती है, जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो भी एक किस्म का एक नया टॉपिक होता है, तो इस वजह से जो है वो इसको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स की हेडिंग से मेंशन नहीं। इसके बाद रेंज आती है इसकी, जैसे फीचर्स आ जाते हैं, ये सब न्यू हेडिंग्स हैं जो कि हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की। ये बताने के लिए मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हैं कि हम नोट्स बनाते वक्त जो है वो हेडिंग्स को ऐड भी कर सकते हैं और हेडिंग्स को स्किप भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की डेफिनेशंस हैं और टॉपिक है। तो सॉफ्ट वाटर का हमने डेफिनेशन लिखी, फिर हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिखी। इन दोनों की एग्जांपल इसलिए नहीं दी क्योंकि सॉफ्ट वाटर को आगे पूरा एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, और हार्ड वाटर को भी पूरा उसके मेथड के साथ एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। तो चूँकि यहाँ पर इसको आगे एक्सप्लेन करना है इसलिए इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इसके कॉजेज़ लिख दिए कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के कॉजेज़ क्या होते हैं, हार्डनेस के कॉजेज़ क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ना हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी बल्कि एक्सप्लेनेशन की वजह इसकी कॉजेज़ थे, तो हमने जो ना एक्सप्लेनेशन की हेडिंग को स्किप करके उसकी जगह पे इसके कॉजेज़ मेंशन कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन आ रहा था, तो हमने केमिकल रिएक्शन की हेडिंग देकर इसके 2 केमिकल रिएक्शंस थे, दोनों केमिकल रिएक्शंस मेंशन कर दिए। फिर टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर यानी हार्डनेस ऑफ वाटर कि कितनी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, तो 2 टाइप्स थी इसकी। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट की सूरत में इसको लिख दिया कि टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। अब यहाँ पे देखिए हमने डेफिनेशंस को कॉमास में मेंशन कर दिया और इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी दे दी कि टेम्प्रेरी हार्डनेस की क्या एग्जांपल होती हैं और परमानेंट हार्डनेस की क्या एग्जांपल होती है। इसके बाद हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाता है वो हमने मेथड के जरिए जो है आगे इसको पूरा एक्सप्लेन किया है हेडिंग्स देकर इसके केमिकल रिएक्शंस के साथ। और इसी में जो है रिमूवल ऑफ हार्डनेस में ही इसकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी, तो इसीलिए जो है ना हमने वहाँ पर डेफिनेशन में एग्जांपल को मेंशन नहीं किया था। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टॉपिक की कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं या ड्रॉबैक्स होते हैं तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस जो है वो मेंशन किए हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है, उसके काजेज़ क्या होते हैं और वो किस तरह से हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह होती हैं। ये सब जो है वो इसके काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन में मेंशन हो गए। फिर इसकी सोर्सेज मेंशन कर दी कि हमारे पास एक नया जो है इसकी हेडिंग आ गई है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होती हैं। फिर इसमें हमने डोमेस्टिक सीवेज और उससे होने वाली डिजीज़ को मेंशन कर दिया। तो मतलब जो भी आप इसमें जो है ना इससे रिलेटेड हेडिंग्स होती हैं, न्यू हेडिंग्स, वो इसमें डाल सकते हैं। तो इससे न्यू हेडिंग जो है वो डोमेस्टिक सीवेज की ये थी कि उससे क्या क्या डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, तो वो हमने यहाँ पर हेडिंग्स देकर उसकी डिजीज़ के नेम्स लिख दिए। ये एक और नोट्स हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन है। इसमें मैंने आपको ये दिखाने के लिए जो है वो ये नोट्स दिखा रही हूँ कि हम डायग्राम बनाकर उसको लेबल किस तरह करते हैं। ये क्लोरीन का टॉपिक है। क्लोरीन का पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दिया, फिर उसकी प्रिपरेशन, 2 तरह की प्रिपरेशन थी। एक प्रिपरेशन इसकी सिंपल प्रिपरेशन है जिसको हमने प्रिपरेशन की हेडिंग देकर नंबर 1 देकर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। एक्सप्लेनेशन लिखने के साथ इसकी सामने इसकी डायग्राम बना दी और डायग्राम को देखने आपके लेबल किया हुआ है। ये लेबल इसलिए किया जाता है ताकि समझने में आसानी रहे। फिर इसका ये केमिकल रिएक्शन था, क्योंकि वो प्रिपरेशन के साथ था तो हमने उसको प्रिपरेशन के साथ ही मेंशन कर दिया। फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आ जाती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आप देख लें
कि हमने उसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी और उसके सामने उसकी डायग्राम बनाकर उसको लेबल कर दिया। आप हर चीज़ को लेबल करें, हर चीज़ को मेंशन करें ताकि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी अच्छी से आपको डायग्राम समझ में आएगी उतने ही अच्छे से आप इस एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हो। उसके बाद ये इसके केमिकल रिएक्शंस है और केमिकल रिएक्शंस के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये इसकी एक न्यू हेडिंग आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके हमने इसको मेंशन कर दिया। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा पॉइंट्स में मेंशन की जाती है। उसके बाद इसकी यूजेस आ जाती हैं जिसको हमने 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट्स में मेंशन किया। अब ये एक ऐसा टॉपिक हो गया कि इसको समझने में, इसको याद करने में, इसको पढ़ने में जो है वो हमें आसानी रहेगी। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ज़्यादा जो है वो क्लियरली समझ सकते हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको इतना वक्त नहीं होता कि वो इस तरह से नोट्स बना सकें, इस तरह से नोट्स बना सकें, इस तरह से डायग्राम्स बना सकें, उनके पास टाइम नहीं होता। तो इस वजह से आप ये भी कर सकते हैं कि ये सारी हेडिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप जो है वो बुक पर ही इस तरह से हेडिंग्स बनाकर निशान लगा लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो प्रिपरेशन की हेडिंग हो गई और यहाँ से यहाँ तक जो है वो, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो है वो केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद जो है ना इसकी ये डायग्राम हो गई। इस तरह से हेडिंग्स देकर आप बुक्स पर भी अपने नोट्स जो है वो आसानी से बना सकती हैं और समझ सकती हैं। लेकिन जो अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो समझ तो वो आती ही है और उसके साथ साथ जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका माइंड उसको रीड भी कर रहा होता है, लिख भी रहा होता है। इस तरह से आप जो है वो उसको ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वो आपके अपने लिखे हुए अल्फाज होते हैं। आप उसको अपने वर्डिंग्स में लिखते हैं, जो वर्ड्स आपने समझे हुए होते हैं आप कोशिश करें कि आप जो है उसको उसी वर्ड्स में लिखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है। बुक्स की जो होते हैं वर्ड्स वो आपने रट्टा लगा लिए, वो बाज़ औक़ात समझ में नहीं आते हैं। बाज़ औक़ात जैसे लिखे हुए होते हैं आप उसको बस एज़ इट इज़ याद कर लेते हैं। फिर ये होता है आपको कि वो जल्दी भूल जाते हैं। जो चीज़ आप समझ लेते हैं, समझ लेने के बाद फिर आप उसको नोट्स बनाकर मेंशन कर देते हैं, नोट्स बनाकर आप उसको जो है वो लिख लेते हैं। ये आपको ज़्यादा आसानी से देर तक याद भी रहता है और ज़्यादा आसानी से याद भी होता है। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जो है वो नोट्स बनाने के तरीके बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की और किस तरह से हम उसको डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।